दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। चूँकि आज मेरा पहला दिन है तो मैं आपके सहयोग का अपेक्षा करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और त्रुटि बस चूँकि शुरुआत है, अगर कोई गलतियाँ भी हों तो थोड़ा उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। तो चलिए, आज का मैं सब्जेक्ट लेके आया हूँ, वो है आदर्श आचार संहिता क्या होती है। जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आदर्श आचार संहिता क्या है। तो हमको चूँकि जिम्मेदारी बनती है हर नागरिक की जानने की। अभी वर्तमान की सिचुएशन में, जो कि आज 4 तारीख है, 4 अप्रैल है, आम चुनाव अपने देश में होने हैं। तो आचार संहिता का जो एक ट्रेंडिंग है, चल रही है, सबको हर कोई जानता है आचार संहिता होती है, लेकिन क्या होती है वो हर कोई नहीं जानता। जबकि जिम्मेदारी सबकी बनती है कि आचार संहिता होती क्या है। तो जब देश स्वतंत्र हुआ तो सरकार बनाई गई, स्थापना की गई, और उसके बाद एक आयोग, ऐसे आयोग का स्थापना की गई जो कि जिससे चुनाव निष्पक्ष रूप से कराए जा सकें, कोई धांधली या बेईमानी ना हो, जो कि एक संवैधानिक निकाय है। लेकिन अगर आचार संहिता के बारे में हम पढ़ते हैं तो आचार संहिता कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये तो आम सहमति से, राजनीतिक पार्टियां की सहमति से बने हुए कुछ नियम हैं, जिसका उल्लंघन कोई भी राजनीतिक पार्टी या व्यक्तिगत राजनीतिक नेता नहीं करेगा, और इसका पालन करने के लिए चुनाव आयोग तत्पर रहता है। तो इसकी जो नियम बने हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि ये आदर्श आचार संहिता देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं, जो नियम चुनाव आयोग बनाता है। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान उन नियमों का पालन करना है जो राजनीतिक नेता अथवा पार्टी की नैतिक, सामाजिक, संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है। अभी मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूँ कि जो नियम चुनाव आयोग बनाता है, चुनाव के दौरान उन नियमों का पालन करना ही होता है। ये राजनीतिक पार्टी हो या राजनेता हो, सबकी नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी बनती है। अब चूंकि प्रश्न आता है कि ये लागू कब होती है, तो जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है उसके तुरंत बाद ये लागू हो जाती है। अब वो चुनाव कोई से भी हो सकते हैं, क्षेत्र विशेष के हो सकते हैं या देश विदेश के हो सकते हैं। नहीं, सॉरी, देश विदेश का नहीं कहेंगे, क्षेत्र विशेष या पूरे देश के। जैसे आम चुनाव है तो पूरे देश का चुनाव है, लेकिन क्षेत्रीय जो चुनाव होते हैं, विधानसभा के हो गए, नगर पालिका के हो गए, ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव हो गए, तो इनमें जो राज्य चुनाव आयोग होता है वो इन्वॉल्व रहता है। लेकिन आम चुनाव में जो संघ का चुनाव आयोग होता है वो पूरी तरह से जिम्मेदारी अपनी निभाता है। तो ये लागू कब होती है, तो चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है। देश में लोकसभा चुनाव के हर 5 साल बाद होते हैं। ये सबको जानकारी है कि लोकसभा चुनाव जो आम चुनाव होते हैं वो 5 साल बाद होते हैं। जबकि राज्यसभा की बात करें तो उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से 6 साल के लिए निर्वाचित होते हैं, और 2/3 सदस्य उसके हर 2 साल में रिटायर्ड होते रहते हैं। तो उसका चुनाव चलता रहता है। लेकिन ये चुनाव ऐसा है कि इकट्ठा आम चुनाव इसको बोलते हैं, ये 5 साल के लिए ही होता है। तथा राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी भी राज्य का हो, जैसे अभी हमने सुना अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए, MP में हुआ, अपने राजस्थान में हुआ, तेलंगाना में हुआ। तो राज्यों के चुनाव, विधानसभा चुनाव अलग अलग हो सकते हैं। किसी ईयर में, किसी महीने में किसी राज्य का चुनाव है, किसी ईयर में या किसी में अलग चुनाव है। तो चुनाव चलते रहते हैं। और
चुनाव आयोग की चुनाव की घोषणा करती है, आचार संहिता लागू हो जाती है। ये बात मैंने पहले ही बोल दी है। चुनाव संपन्न नहीं, जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते हैं तब तक आचार संहिता लागू बनी रहती है। जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं, उसका परिणाम निकल आता है, घोषित हो जाता है, तो आचार संहिता समाप्त हो जाती है। अब आचार संहिता के नियम क्या है, क्योंकि किन नियमों का पालन करना चाहिए, तो आदर्श आचार संहिता लागू होने के कई नियम होते हैं। इन नियमों की अवहेलना कोई भी राजनेता अथवा राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। पहला नियम ये होता है, सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जाएगा। ये दूसरा नियम, चूँकि मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ, जो हर जिम्मेदार नागरिक को जिसकी जानकारी होना जरूरी है। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव के लिए नहीं किया जाएगा। जबकि अपने देश में इसके अपवाद टाइप का ये मान लें, नियम तो हैं लेकिन होता इसके इतर है। ये हर कोई जानता है, हर नागरिक जानता है। हालांकि चुनाव आयोग पूरा प्रयास करता है कि निष्पक्ष चुनाव हो, लेकिन किसी कारणवश कहीं ना कहीं, देखो बड़ा देश है तो चूक हो जाती हैं, और राजनीतिक पार्टियां भी अपने हित के लिए, निजी हित के लिए, वोट बैंक के लिए तमाम कार्य ऐसे कर देते हैं जो नियमों का उल्लंघन होता है, लेकिन उसको चुनाव आयोग फिर उसके ऊपर फैसला देता है। ये बात की बात है। और अगर आगे की बात करें तो किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, जैसे मान लीजिए हम ये देंगे वो देंगे, ठीक है, लोकार्पण, शिलान्यास, ये आचार संहिता में नहीं होगा, ये नियम है। ठीक है, वहाँ मंच से खड़े हो गए तो कोई चुनाव प्रचार कर रहा है तो ये घोषणा नहीं करेगा कि हम ये देंगे, ऋण माफ कर देंगे। ये नियमों का उल्लंघन है, लेकिन होता है। ठीक है, इसको बहुत गहराई से जानने का प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे नेताओं को चुनते हैं। मंथन करना चाहिए कि जो नियम है उन नियमों का वो खुद उल्लंघन करते हैं तो क्या होगा इस देश का, आप ही समझ सकते हैं। किसी भी राजनीतिक नेता या पार्टी की रैली के लिए पुलिस की मंजूरी जरूरी होगी। बगैर पुलिस की मंजूरी के आप रैली या जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। कितने लोग होंगे ये भी लिख के देना पड़ेगा। ठीक है, तो अधिकारी उसकी परमिशन देगा, तभी आपको सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी, तभी आप किसी भी प्रकार की रैली का आयोजन कर सकते हैं। ये पहले से प्रशासन को अवगत करवाना जरूरी होता है, अत्यंत जरूरी होता है। आचार संहिता में इसके बिना आप किसी भी रैली का आयोजन नहीं कर सकते हैं। किसी भी चुनावी रैली में बहुत गौर करने वाली बात है, मैंने इसको बारीकी से पढ़ा है तो मुझे अजीब लगा है, कैसे कैसे लोग भाषण देते हैं। नेता जो अपने होते हैं, राजनीतिक जो प्रतिनिधि होते हैं, कहते हैं जनता के प्रतिनिधि होते हैं, ये सदन में तो छोड़ो, जनता की रैली में आचार संहिता में ऐसे ऐसे भाषण देते हैं कि धर्म, जाति विशेष, दुनिया भर की चीज़ें बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं ट्रेंडिंग में आने के लिए। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी इतर है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। आचार संहिता क्या कहती है, किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। खुल के नहीं कहते हैं, राजनेता खुल के नहीं कहते हैं, ना राजनीतिक पार्टियां कहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने देश में इस समस्या का बहुत बड़ा कारण है कि धर्म विशेष और जाति विशेष पर चुनाव होते हैं। जबकि हम नागरिकों का, जो जिम्मेदार नागरिक हैं, पढ़े लिखे नागरिक हैं, इनको जागरूक होना चाहिए कि ऐसे लोगों को मत दो, और मत के 100% मतदान करने का प्रयास करो, और अच्छे नेता को जो जुझारू हो, लगनशील हो, कर्मठ हो, ठीक है, ऐसे नेता का चुनाव करें जो जनता का प्रतिनिधि करते हुए वहाँ सदन में बैठे तो वहाँ बोल सके, जनता की समस्याओं को उठा सके, बता सके, उसके कार्यान्वयन किया जा सके। तो इस लाइन को बहुत गौर से सुनिएगा। अगर कहीं आपको कोई कहता मिल जाए तो उसको टोकना जरूर। ठीक है, किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। अब इसमें कितनी वास्तविकता आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मेरा केवल बताने का ये तात्पर्य है कि अपना खुद विचार कीजिए कि ये नियम यही सरकारें ही बनाती हैं और ताक पे यही रखती हैं। कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई व्यक्ति विशेष राजनेता हो, मैं ये नहीं कहूँगा
किसी भी, ये खुद से मंथन करना हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कैसे लोगों को चुन रहे हैं और कैसे लोगों को हमें चुनना चाहिए। और संविधान में, चूंकि संविधान में चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग का वर्णन है। आर्टिकल 324 कहता है कि एक निर्वाचन आयोग होगा, लेकिन क्या आचार संहिता का, प्रश्न ये है, क्या आचार संहिता का उल्लेख है कहीं संविधान में? तो जवाब मिलता है कि नहीं, आचार संहिता का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक है, जो कि चुनाव संवैधानिक आयोग है, लेकिन आचार संहिता का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, इसको थोड़ा गौर से कीजिए, लिखिएगा, पॉइंट्स को नोट भी करिएगा। वीडियो जब देखते हैं, वॉच करते हैं, वीडियो पूरा देखना और पॉइंट को नोट करना कि चुनाव आयोग आर्टिकल 324 संविधान का कहता है कि चुनाव आयोग, भारत में एक चुनाव आयोग होगा। ठीक है, हालांकि इसमें पहले एक अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन 89 के बाद इसमें 3 सदस्यों का ये आयोग बना गया। पहले एक सदस्य होता था अध्यक्ष, तो अभी भी मुख्य अध्यक्ष एक होता है, लेकिन 2 अन्य अध्यक्ष होते हैं जिन्हें उपाध्यक्ष कहते हैं। उप चुनाव आयोग कह सकते हैं या मुख्य चुनाव आयोग एक ही होता है अभी भी, लेकिन पहले एक ही होता था, वही अध्यक्ष, वही उपाध्यक्ष, वही सब कुछ था। लेकिन 89 के बाद इसको चेंज किया गया, इसमें संशोधन किया गया, इसको 3 लोगों में बांट दिया गया। अध्यक्ष एक होता है, 2 उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, 3 सदस्यीय वर्तमान में चुनाव आयोग है। ठीक है, जिसके एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। ये आप लोगों को विदित ही होगा, मेरे हिसाब से नहीं है तो इसको नोट कर लीजिएगा। और जो चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष। ये बहुत जरूरी है, ये परीक्षा में बहुत पूछे जाने वाला प्रश्न है कि चुनाव आयोग का एक तो आर्टिकल हो गया और दूसरा कि इसकी उम्र क्या होगी, इसकी रिटायरमेंट की उम्र क्या होगी। तो ये या तो 65 की उम्र पूरी कर ले या इसके कार्यकाल के 6 वर्ष पूरे हो जाए तो ये रिटायरमेंट ले लेगा। अगर इसके बीच में इसको हटाना है तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो सब लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन मैं बता दूं यहाँ से कि इसकी प्रक्रिया जो होगी वो महाभियोग होगी। जैसे राष्ट्रपति पे हमने महाभियोग पढ़ा है संविधान में, उसी प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। उसके महाभियोग के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। अब थोड़े से तथ्यों की बात कर लेते हैं चुनाव आयोग की। आर्टिकल तो मैंने बता ही दिया, 324 है। ठीक है, चूँकि अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, देखो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, राजीव कुमार। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये एक फैक्ट है, क्योंकि 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाया जाता है। और आर्टिकल 324 हमने देख लिया, अध्यक्ष राजीव कुमार देख लिया। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत जरूरी है, ये प्रश्न बहुत परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन। और चुनाव आयोग का जो वेतन होता है वर्तमान में वो कितना होता है? ठीक है, ये भी एक तथ्य है, इसको नोट कीजिएगा। तो 2,50,000 इसका मासिक वेतन होता है चुनाव आयोग को। बाकी सुविधाएं जो मिलती हैं वो अलग मिलती हैं। ठीक है, और मतदाता दिवस मैंने बता दिया 25 जनवरी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी चुनाव आयोग की? ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट किया गया एग्जाम में। वनडे एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का, यूपीएससी तो नहीं कहूँगा, ये वनडे के एग्जाम से बहुत बड़ा प्रश्न है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो BS हमारी रमा देवी एक लेडी थी, कह सकते हैं कि बहुत योग्य लेडी थी। तो BS रमा देवी हमारी प्रथम महिला अध्यक्ष थी चुनाव आयोग की। एकमात्र महिला अध्यक्ष जो बनी है वो BS रमा देवी हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ये जैसे मैंने व्याख्या की है आपको बताने का प्रयास किया है मैंने कि आचार संहिता क्या होती, निर्वाचन आयोग क्या होता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक प्रश्न लेके आया हूँ जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। ठीक है, जितना मैंने बताया उसके हिसाब से थोड़ा सा गौर करिएगा प्रश्न पर, देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यूपीएससी। ठीक है,
इसका मार्कर कहाँ गया? हाँ, एक मिनट सेकंड रुकना। ये 2017, ठीक। तो इसमें है पहला ऑप्शन जो आपको दिखेगा, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय है। तो इसका आंसर भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मैंने अभी बताया 3 सदस्यीय है, क्योंकि पहले 1 सदस्यीय था, फिर बढ़ के 3 सदस्यीय हो गया, लेकिन 5 सदस्यीय अभी नहीं हुआ है। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव व उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। जी बिल्कुल नहीं, आम चुनाव के लिए करता है, लेकिन उपचुनाव के लिए नहीं करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ठीक। अब तीसरा ऑप्शन है निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। तो जी हाँ, निर्वाचन आयोग ही है जो किसी भी राजनीतिक दल का विवाद हो, 2 गुटों में बट गया हो, जैसे अभी हमने महाराष्ट्र में देखा उद्धव ठाकरे की पार्टी वगैरह हुई, ठीक है, बट गया, शिंदे गुट था, एक तरफ उद्धव गुट था, तो उसका निपटारा चुनाव आयोग ने ही करवाया। बा मुश्किल अगर क्रिटिकल ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वहाँ से भी समस्या होती है, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसको चुनौती दे सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी चुनाव आयोग की, निर्वाचन आयोग की है कि इनके विवादों का निपटारा करवाया जाए। ठीक है, तो ये हमारे हिसाब से तीसरे नंबर का सही है। तो ऑप्शन क्या है? केवल 1 व 2 गलत, केवल 2 ये भी गलत, केवल 2 व 3 ये भी गलत, तो केवल 3, ये डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक। अब हम बात करते हैं, जितना हमने इसके बारे में जाना थोड़ा सा, कि आप इस पे ज़रूर अध्ययन करेंगे, मेरा भरोसा है और विश्वास है। और अब प्रश्न नंबर आते हैं दूसरे पे। फोर्ब्स की सूची में दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? एक बहुत ही जानी मानी पत्रिका है जो ये सर्वे करती रहती है, कि रैंकिंग निर्धारित करती रहती, कौन ऊपर है, कौन अमीर हुआ, कौन गरीब हुआ, अमीर हुए तो कितने अमीर होते गए। क्योंकि इसने अब अभी एक सूची जारी की है जिसमें बताया गया है कि अमीरों की लिस्ट इन्होंने दी है, रैंकिंग दी है कि कौन कितना अमीर है, उसकी नेटवर्थ क्या है, उसकी आय क्या है, और उसके आधार पर सबसे अमीर दुनिया का कौन सा व्यक्ति है। तो प्रश्न ये बनता है कि हमारे देश में अगर बात की जाए तो 2 ही नाम आते हैं सामने, सबको पता है इसके बारे में, या तो मुकेश अंबानी हो गए या गौतम जी अडानी हो गए। गौतम जी अडानी और अंबानी तो सदन में भी छाए रहते हैं, अपने विषय कोई भी हो, लेकिन तार्किक हो ना हो, लेकिन हमेशा ये सुर्खियों में रहते हैं। तो हम ये जानेंगे कि हमारे अंबानी जी और अडानी जी का स्थान कहाँ है अमीर की लिस्ट में, और सबसे अमीर कौन है, वो इससे पहले सबसे अमीर कौन था। तो सबसे पहले अमीर जो सबसे ज़्यादा थे, तो सबको पता होगा, पागल सुल्तान को कौन नहीं जानता है। पागल सुल्तान मैं पता किसको बोलता हूँ, हमारे जाने माने पहचाने, पागल ही बोलेंगे उसको, एलन मस्क जी को। वो सबसे ज़्यादा अमीर कुछ समय तक रहे हैं, बहुत प्रोग्रेस की उन्होंने अपने क्षेत्र में। और अब बात करते हैं कि 1 मिनट, तो थोड़ा सा वीडियो रह गया था, मैं बात कर रहा था फोर्ब्स की, जो दुनिया की सबसे अमीर आदमी कौन है, इसकी सूची जारी की गई है। ये फोर्ब्स एक संस्था है जिसकी स्थापना 1917 में स्टीव फोर्ब्स ने की थी, मैंने यहाँ लिख रखा है, स्टीव फोर्ब्स ने 1917 में की थी। तो इसका काम क्या है कि यही गणना करती रहती है, साल भर इसका यही काम है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन व्यक्ति ज़्यादा कमाता है, कौन कम कमाता है, सबसे अमीर कौन है, सबसे गरीब कौन है। ठीक है, देशों की सूची निकालती है संस्था, यूनिवर्सिटियों की सूची निकालती है, खुशहाल कौन है, तमाम काम यही काम है इसके करने के। तो इसने अभी एक सूची जारी की जिसमें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हमारे बर्नार्ड अर्नोल्ट
बर्नार्ड एनॉल्ट को बताया है। अब ये कौन है? ये जो है सौंदर्य प्रसाधन की, जैसे ब्यूटिशियन वगैरह हो गए, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं, शब्द नहीं मेरे पास है। सौंदर्य प्रसाधन का ये अपना उद्योग चलाते हैं और ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में सबसे पहले नंबर पर है। हमारे पागल सुल्तान जी हैं जो नंबर 2 पर हैं। अब बात आती है भारत की। भारत कहाँ है इस सूची में? तो जो बहुत अमीर होने का दम भरते हैं, सरकार पे आरोप लगाते हैं विपक्ष कि सब कुछ दे दिया, अडानी अंबानी को बेच दिया भाई बेच दिया। हो सकता है तथ्य सही भी हो, गलत हो, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो मामले रहते हैं ट्रेंडिंग में तो थोड़ा सा समझना जरूरी है हम लोगों को, जिम्मेदारी भी बनती है। तो हमारे मुकेश अंबानी जी इस सूची में 9वें नंबर पे आते हैं। अब बात करते हैं सबसे फेमस व्यक्ति हमारे देश के, ये जी, ठीक है। इनका नाम भी सूची में है, लेकिन महोदय 17वें नंबर पे है। इतने अमीर हैं ये कि ये 17वें नंबर पर आ गए। चलिए ठीक है, जो भी है, हमें अपनी पढ़ाई से मतलब है, राजनीति से क्या लेना देना। लेना देना है, थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज हम मना रहे हैं खदान जागरूकता दिवस। खदानों में माइनिंग वगैरह होती है, वहाँ कई बार सुरंग बनाई जाती है, वो टूट जाती है तो उन मजदूरों को क्षति होती है, उनको नुकसान होता है, कई बार तो मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसे कारणों से बचने के लिए मेरे यहाँ गौरैया बोल रही है, बच्चे रखी है ये गौरैया, मैंने इनके इसका इंतजाम किया हुआ है, ये ऐसे ही परेशान करेंगी। बेटा शांत रहो। तो खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे 8 दिसंबर 2005 को मनाना शुरू किया था, खदान जागरूकता दिवस को। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं, कोई कहने वाली बात नहीं, सब लोग जानते होंगे, ठीक है। एक ऐसा प्रश्न जो हमेशा परीक्षाओं में आता है और हर लोगों की जुबान पे रहता है, कोई दो राय नहीं इसमें। और स्थापना कब हुई थी अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो कि न्यूयॉर्क में है। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा, क्योंकि ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये मेरा पहला वीडियो है, तो कृपया करके आप लोग सहयोग करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं, तो मैं आगे आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ, अच्छे अच्छे टॉपिक पे आपका ध्यान साझा करता रहूँगा। और मेरे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा पहला दिन का ये पहला वीडियो है, इसलिए अगर कोई गलती हुई है त्रुटि बस, तो उसको भी माफ़ करें। और हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक ऐसे व्यक्ति का चयन करें, चूँकि चुनाव सामने है, जो जनता या देश की समस्याओं को रख सके पटल पे, उनको निराकरण करवा सके। ये हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी बनती है। और 100% मतदान करने का प्रयास करें, कोई कहीं भी हो, मतदान के दिन जरूर अपनी जगह पहुंचें और मतदान करें। इसी के साथ धन्यवाद, सुप्रभात, राधे राधे।